ओके। वेल, अब आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं इजीली। एक्चुअली 1 आवर के बाद हमें डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट करना था। तो क्या अब आवाज़ आ रही है मतलब? तो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम हो गया कि आप लोगों को ज्वाइन नहीं कर सके थे। अब इंशाल्लाह आप रीज्वाइन कर लीजिएगा, रीज्वाइन कर सकते हैं इजीली। हम बात कर रहे थे जॉइंटस की, जिसमें हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब आवाज़ आ जाएगी, हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ओके, वालेकुम अस्सलाम, वेलकम। वेल, जॉइंटिस के बारे में हमने डिस्कस किया है। लाइक जॉइंटिस में क्या क्या होता है। जब बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, इलिमिनेट नहीं होता। जब इलिमिनेट नहीं होएगा तो उसके रिजल्ट में क्या होता है। अब आवाज़ आ रही है? कंफर्म कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके, अब आवाज़ आ रही होगी ऑल्सो। तो हम बात कर रहे थे डायग्नोस्टिक टेस्ट की, जिसमें हमने ये कहा था कि कोई अगर सपोज हेपेटोसेलुलर डिसऑर्डर्स हो सकता है, लाइक एग्जांपल के तौर पे हेपेटाइटिस हो सकता है। बेटा आवाज़ अब तो ठीक आ रही होगी ऑल्सो। अब कंफर्म कीजिएगा, आवाज़ आ रही है?
आवाज़ अब आवाज़ प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या अभी भी आवाज़ नहीं आ रही? ओके, आवाज़ क्लियर हो गई है, राइट? ओके, वेल 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 वेल, ठीक है। बात कर रहे थे अगर हेपेटोसेलर कोई भी डिसऑर्डर्स हो सकता है, लाइक हेपेटाइटिस हो सकते हैं। ओके, वेल, इसके अलावा एसजीपीटी, एसटीओडी या एएलटी इंक्रीज हो सकते हैं, उनकी वजह कोई अल्कोहलिक टॉक्सिक हेपेटाइटिस हो सकते हैं, या इंट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस हो सकता है, लाइक कोई मेटास्टेटिक कार्सिनोमा हो गया है, सार्कोइडोसिस हो गया है, जिसकी वजह से एएलपी जो है वो रेज हो गया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर लेबॉर्टरी की बात करें, हिमोलिसिस जिसके अंदर एलिवेटेड अनकंजुगेटेड हाइपर बिलीरुबिनेमिया आएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलिस्टेसिस रिलेटेड टू बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, अगर बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, बाइल के अंदर स्टेसिस हुई है, या बाइलरी डक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ है, बाइल स्टोन बने हुए हैं, गाल स्टोन बने हुए हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, जिसकी वजह से अगेन बिलीरुबिन इंक्रीज हो जाएगा। सिरोसिस हो सकती है, जिसमें ऑल पैरामीटर्स जो हैं वो उनके अंदर डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, एलिवेशन होना शुरू हो जाएगी, चाहे वो एसटीपीटी है, चाहे एएसटी है, एआरटी है। इसके अलावा लीवर के इंजाइम है, बिलीरुबिन का लेवल है, इंटरेक्ट है, कंजुगेटेड है, अनकंजुगेटेड है, वट, ये सारे जो लीवर के इंजाइम्स है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। अदर डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर बायोकेमिकल एसेज हो सकते हैं, बायोप्सी ऑफ नीडल हो सकती है, नीडल बायोप्सी ऑफ लीवर हो सकती है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, ईआरसीपी हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, तो इससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। ओके, आप लोगों ने लास्ट टाइम एमआरसीपी और ईआरसीपी के बारे में बताया था, होप सो आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो यू कैन आस्क मी। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट पोर्टल हाइपरटेंशन की हम बात कर रहे थे कि पोर्टल हाइपरटेंशन में ये होता है कि किसी वजह से जो हेपेटोसाइट्स हैं वो नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहे, या हेपेटोसाइट्स के अंदर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है। उसके रिजल्ट में वो ब्लड सप्लाई जो जीआईटी से आ रही होती है इन द फॉर्म ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, तो हेपेटिक पोर्टल वेन ने 75% अपना जो ब्लड होता है वो लीवर के अंदर ड्रेन करना होता है। ईआरसीपी कौन बताएगा, ईआरसीपी क्या है? आप लास्ट क्लास में नहीं थी ना? एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो एंजियो कोलेंजियोपेंक्रेटोग्राफी। ओके, एमआरसीपी और ईआरसीपी दोनों के बारे में आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने ये लास्ट क्लास मुझे बताया था कि ये जो ईआरसीपी होता है, ईआरसीपी बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर जो पेंक्रियाटिक डक्ट होती है या बाइल डक्ट होती है, उनके अंदर एक ट्यूब डाली जाती है, और माइट भी ये स्टोमक के अंदर नेफ्रोस्टोमिक ट्यूब्स भी डाली जा सकती हैं, जिसमें अगर कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है, चाहे वो लीवर के अंदर है, चाहे वो पेंक्रियाज के अंदर है, या इंटेस्टाइन है, तो उसको रूल आउट कर दिया जाता है। और ईआरसीपी स्टैंड्स फॉर एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी, राइट? और ये ज़रूरी क्यों होता है कि ये बेसिकली एक एंडोस्कोप होती है इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक्स की ये स्कोप होती है, और ये मेनली जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होती है या पेंक्रियाटिक डक्टल सिस्टम के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, चाहे वो नर्विंग हो गई है या गाल स्टोन बने हुए हैं, तो उसको रूल आउट करने के लिए ये प्रोसीजर किया जाता है। ओके, तो मोस्टली आप लोगों में से कुछ लोग जो पीकेएलआई काम कर रहे हैं उन्होंने ये प्रोसीजर परफॉर्म भी करवाया होगा। दूसरी कंडीशन होती है एमआरसीपी। एमआरसीपी के बारे में भी आप लोगों को पता है ये क्या होता है। एमआरसीपी होता है, इसमें ये मैग्नेटिक रेजोनेंस पोली एंजियोपेंक्रियाटोग्राफी इसको कहा जाता है। इसमें ये होता है कि जिस तरह एमआरआई नहीं होता, इसी तरह की एक एमआरआई होता है जिसके अंदर अगेन हेपेटोबैलरी और पेंक्रियाटिक सिस्टम होता है, जिसके अंदर लीवर आता है, बाइल डक्ट्स आती हैं, पेंक्रियाज आता है, पेंक्रियाटिक डक्ट आती हैं, और गॉल ब्लैडर आता है, तो उनको विजुअलाइज किया जा रहा होता है। ये एक जो एमआरसीपी है ये मैग्नेटिक रेजोनेंस कोलेंजियोपेंक्रियाटोग्राफी है, राइट, और वो एंडोस्कोपिक है। वेल, यस, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अगर हम पोर्टल हाइपरटेंशन की बात कर लेते हैं,
पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर स्लगिश ब्लड फ्लो रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रेशर इन द पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन के अंदर जब ब्लड फ्लो इंक्रीज होएगा, आगे से बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होएगी, हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन होएगी, हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन या हेपेटिक रेजिस्टेंस जब इंक्रीज होती है तो ये पोर्टल हाइपरटेंशन के अंदर अकमुलेट होना शुरू। पोर्टल हेपेटिक वेन के अंदर ब्लड अकमुलेट होता है। जैसे ही ब्लड अकमुलेट होएगा तो ये प्रेशर डालता है स्प्लीनिक वेन के ऊपर और मेसेंट्रिक वेन के ऊपर। तो उसके रिजल्ट में बैक फ्लो होता है अब्डोमिनल कैविटी के अंदर। तो अब्डोमिनल कैविटी के अंदर फ्लूइड अकमुलेट होना शुरू हो जाता है। क्यों अकमुलेट होएगा? क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा, लीवर ने एल्ब्यूमिन को सिंथेसाइज करना होता है। जब एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होएगी तो एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो ऑनकोर्टिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। जब ऑनकोर्टिक प्रेशर रिड्यूस होएगा और साथ में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज होएगा तो वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड को आउटसाइड सेल निकालेगा, बाहर निकालेगा। ऑनकोर्टिक प्रेशर ने उसको वापस रिटेन करना होता है, लेकिन एल्ब्यूमिन डेफिशिएंसी की वजह से वो रिटेन नहीं होता। तो इसलिए वो फ्लूइड थर्ड स्पेस के अंदर रह जाता है, एडिमा होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा जो वेनस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ जीआईटी होता है वो कंजेस्टेड होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से वराइसेस बनना शुरू हो जाती हैं, जीआई ब्लीड करना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स में एनोरेक्सिया होना शुरू हो जाता है, क्राइसिस होते हैं, वराइसेस इसोफेगल हो सकते हैं, गैस्ट्रिक हो सकते हैं, हेमराइडल हो सकते हैं। अगर वो रैप्चर्स हो जाते हैं तो उनके अंदर अनकंट्रोल ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। मोस्टली जो एनल फिशर्स होते हैं वो भी, या एनल, हाँ एग्जैक्टली एनल फिशर्स, अगर उनके अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है तो उनको बैंड मेडिकेशन से ट्रीट किया जाता है। इसके अलावा कोई ऐसी मेडिकेशंस नहीं है जो उनकी ब्लीडिंग को इनहिबिट कर सके। और अगर लीवर की वजह से है जिसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स का प्रॉब्लम आ जाता है या विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो सीवियर ब्लीडिंग को भी लीड कर रहे होते हैं और हेमरेजिक शॉक को भी लीड कर जाते हैं, राइट। एसाइटीज़ हो सकती है डेफिनेटली, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटीज़ मेन कॉम्प्लिकेशन होती है, ब्राइसिस मेन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और अनकंट्रोल ब्लीडिंग एंड अदर काज हो सकती है। ये एक पोर्टल हाइपरटेंशन की डायग्राम है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप लोगों इसको विजुअलाइज कर सकते हैं इजीली तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन होती कैसे है। पहली जो चीज़ है कि जैसे ही पोर्टल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगी, पोर्टल वेस्कुलर रेजिस्टेंस जिसके हमने ये कहा है कि हेपेटोसाइट्स के अंदर अगर फिब्रोसिस हो गई है, नेक्रोसिस हो गई है तो ये लीड कर रही होती है। उसके रिजल्ट में इंक्रीज पोर्टल प्रेशर बढ़ेगा, उसको कहा जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन। कि जब पोर्टल प्रेशर बढ़ेगा उसको पोर्टल हाइपरटेंशन कहा जाता है। इसकी वजह से जो ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द लीवर है वो रिड्यूस हो जाएगा। गॉट इट? कि पहली कंडीशन जिसके अंदर हमने ये कहा है कि वेस्कुलर रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्टल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। पोर्टल सिस्टम के अंदर या लीवर के अंदर जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होएगी तो जो ब्लड है वो बैक फ्लो करेगा इनटू द पोर्टल हेपेटिक वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन के अंदर। जैसे ये कम्युलेट होएगा उसको कहा जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन। ओके, अब जैसे पोर्टल हाइपरटेंशन होएगी तो उसके रिजल्ट में जो लीवर की तरफ ब्लड जा रहा था दैट विल बी रिड्यूस्ड। जैसे ही रिड्यूस होएगा तो कोलेटरल सर्कुलेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। जो स्मॉल आर्टरीज हैं वो अपनी कोलेटरल सर्कुलेशन को स्टार्ट कर देती हैं। जैसे कोलेटरल सर्कुलेशन स्टार्ट होएगी तो उसके रिजल्ट में जो वेजोडाइलेटर्स हैं वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। जैसे वेजोडाइलेटर इंक्रीज होंगे उसके रिजल्ट में वेजो कंस्ट्रिक्शन कम होना शुरू हो जाएगी या वेजो कंस्ट्रिक्टर सेंसिटिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। उसके रिजल्ट में पेरिफेरल वेजोडाइलेशन होती है और दूसरा स्प्लीनिक वेजोडाइलेशन होना शुरू हो जाती है। और ये दोनों मिलके क्या करवाती हैं? हीमोडायनेमिक सर्कुलेशन काज करवा रही होती हैं। और हीमोडायनेमिक सर्कुलेशन होने के रिजल्ट में एट द एंड जो पोर्टल सप्लाई है वो मेंटेन नहीं होती, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पोर्टल हाइपरटेंशन। ये एक डायग्राम थी जो कि आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी। एल्ब्यूमिन बेटा कम होने की वजह से प्रेशर ज़्यादा होएगा। एल्ब्यूमिन कम होने की वजह से एल्ब्यूमिन वाला जो प्रेशर होता है, ऑनकोर्टिक प्रेशर होता है, ये कांस्टेंट रहता है। और जो हाइड्रोस्टेटिक वाला प्रेशर होता है ना, ये फ्लूइड के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा फ्लूइड होएगा उतना हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होएगा। अगर फ्लूइड कम होएगा तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जो एल्ब्यूमिन वाला प्रेशर है ये कांस्टेंट रहता है। अगर एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी होएगी तो उसके रिजल्ट में एल्ब्यूमिन का लेवल कम होने की वजह से ऑनकोर्टिक प्रेशर कम हो जाएगा। नहीं अभी होने दे चार्ज बता दे। ओके ठीक है। इसके अलावा अब इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमने ये कहा है कि ये गैस्ट्रोएसोफेगल वराइसिस काज कर रही होती है।
ये चार्ट लेवल है। और गैस्ट्रोएसोफेगल जो वराइसेस हैं ये कैसे होते हैं, मेनली इसकी जो काज होती है ये पोर्टल हाइपरटेंशन के रिजल्ट से हो रही होती है। ओके, दूसरा अल्कोहलिक और पोस्ट हेपेटिक अगर सिरोसिस हो गई है तो वो काज कर रही होती है। तीसरी कंडीशन वेजो एक्टिव हार्मोन्स अगर रिलीज हो गए हैं, जिन्होंने वेजो कंस्ट्रिक्शन करवा दी है, वेजो कंस्ट्रिक्शन होने के रिजल्ट में ब्लड सप्लाई अगर रिड्यूस हो गई है। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट अगर सप्लीनिक ब्लड फ्लो इंक्रीज हो गया है, या तीसरी चौथी चीज़ है कि जब वेस्कुलर रेजिस्टेंस इन द लीवर अगर इंक्रीज हो गई है तो ये लीड कर रही होती है। ओके, ये पोर्टल हाइपरटेंशन मेन कॉज है गैस्ट्रोएसोफेगल वराइसिस की। ओके वेल, इसके गैस्ट्रोएसोफेगल वराइसिस में बेसिकली होता क्या है कि नंबर ऑफ कोलेटरल वेनस पाथवे बनना शुरू हो जाती हैं दैट डायलेट इन द रिस्पांस टू एलिवेटेड पोर्टल प्रेशर। जैसे पोर्टल प्रेशर इंक्रीज होएगा तो उनके अंदर डायलिटेशन होना शुरू हो जाती है। जैसे डायलिटेशन होएगी तो समटाइम्स ऐसे होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अंदर रैप्चर्स होना शुरू हो जाती है, या सर्टेन कंडीशन ऐसी होती हैं जिनके अंदर न्यू ब्लड वेसल बनना शुरू हो जाती हैं। जब न्यू ब्लड वेसल बनती हैं तो उन कंडीशन को एंजियोजेनेसिस भी कहा जाता है। और मेनली ये जो एंजियोजेनेसिस होती हैं ये कोलेटरल सर्कुलेशन को मेंटेन कर रही होती हैं। इसके अलावा इन अटेम्प्ट टू ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम द स्पेनिक पैड अराउंड द सिरोटिक लीवर एंड बैक टू द हार्ट, अदर कॉमन पाथवे जिसके अंदर सपोर्टेनिया सप्लिनो रीनल शंट हो सकती है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ डीप एसिम्प्टोमेटिक या फोटोसिस्टेमिक शंट्स हो सकती हैं। तो ये दोनों शंट्स की वजह से अगर शंट डेवलप हो गई हैं तो वो भी गैस्ट्रोएसोफेगल वराइसिस को डेवलप कर रही होती हैं। एंजियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। ओके, इसके अलावा वेरी कम्प्लेक्स वेनस नेटवर्क दैट सराउंड्स द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ स्टमक एंड एसोफेगस लाइज जस्ट बीनीथ द म्यूकोसा के नीचे पड़ा होता है। और जैसे ही इनके अंदर लायबिलिटी टू रैप्चर विद क्रिटिकली हाई पोर्टल प्रेशर, जैसे ही पोर्टल प्रेशर इंक्रीज होएगा तो ये जो स्मॉल ब्लड वेसल्स होती हैं ये रैप्चर हो जाती हैं, जिसकी वजह से जीआई ब्लीड होना शुरू हो जाता है। जैसे ही यस फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्लड वेसल, जैसे ही जीआई ब्लीड होएगा तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन काज कर सकता है। इसलिए एमआरसीपी ईआरसीपी पहले करवा लिया जाता है कि कहीं पे कोई ब्लीड होने के चांसेस तो नहीं है, कोई ब्लड वेसल रैप्चर तो नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो जैसे गैस्ट्रोएसोफेगल वराइसिस डेवलप हो जाते हैं तब भी ये डायग्नोस्टिक के तौर पे भी ये प्रोसीजर परफॉर्म करवा लिया जाता है। ओके, ये एक गैस्ट्रोएसोफेगल वराइसिस हैं जिसके अंदर एक एरिया दिखाया गया है, यहाँ से ये ब्लीड होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। गैस्ट्रिक जोन होता है, प्लेसा जोन होता है, परफोरेटर जोन जहाँ से परफोरेशन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो रहे होते हैं। ओके, वेरिकोज वराइसिस को अगेन रिपीट कर लेते हैं बेटा, कोई इशू नहीं है। इसको एक दफ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी देख लेते हैं, उसके बाद इसको मैं वराइसिस को रिपीट कर दूँगा। इफेक्ट अबाउट हाफ ऑफ द सिरोटिक लीवर, वो पेशेंट्स जो कि सिरोटिक लीवर के होते हैं, ये डायग्नोज हो चुका होता है कि लीवर डिजीज़ है, मेनली अगर क्रोनिक हेपेटाइटिस है तो उसको भी इफेक्ट कर रही होती हैं। 30% एक्सपीरियंस वाइसल हेमरेज विद इन 2 years ऑफ डायग्नोसिस, 33% या 30% लोगों में होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा उनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वराइसिस लार्ज साइज़ में है तो उनके अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है, अगर स्मॉल है तो स्मॉल ऊपर ऊज जैसे होना शुरू होता है ब्लड, इस तरह की ऊजिंग होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर हम ब्लीडिंग की बात करें तो मेन काज ऑफ डेथ इन द पेशेंट्स विद लॉन्ग स्टैंडिंग सिरोसिस, जिनके वो पेशेंट्स जो कि लीवर सिरोसिस के होते हैं और उनके अंदर लॉन्ग स्टैंडिंग होती है तो 20-30% डेथ होनी शुरू हो जाती है। और अगर मोर्टेलिटी रेट देखा जाए ओवरऑल तो 50% होता है। इसके अंदर 2 डिस्टिंक्ट फेजेस होती हैं, वन इज कंसाइनमेंट विद और शॉर्टली आफ्टर द ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों के अंदर ये जो पीरियड है ये वेरी कर रहा होता है, 6 to 8 weeks फॉलोइंग द इनिशियल ब्लीड। ग्रेटर रिस्क ऑफ फ्री ब्लीड अकर्स आफ्टर फर्स्ट 24 आवर्स। अगर एक दफ़ा ब्लीडिंग हुई है तो दोबारा वो पेशेंट्स 72 आवर्स के बाद रिस्क पे होता है कि वो अगेन ब्लीड कर जाए। इसके अलावा साइन और सिम्टम्स में हेमेटोमेसिस होना शुरू हो जाती है। व्हाट इज हेमेटोमेसिस? मलीना, रैपिड इंटेस्टिनल ट्रांजिट एंड विगोरस ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है।
वराइसल हेमरेज या वराइसेस बन जाते हैं, चाहे वो गैस्ट्रोइसोफेगल हैं, भी तो उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। ओके, लीवर कैंसर और लीवर सिरोसिस में बेटा ये फ़र्क है कि जब हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है तो वो लीवर कैंसर है। अब जब लीवर के सेल कुछ डैमेज हो जाते हैं, वो अपना नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर सकते, सिरोटिक होना शुरू हो जाते हैं, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है, तो उसको कहा जाता है ये लीवर सिरोसिस है। ओके, ब्लड इन स्टूल मलीना होता है, ब्लड विद वॉमिटिंग हीमेटोमेसिस होता है। ओके वेल गुड। ब्लड रेड रेक्टल ब्लीड हो सकता है, ये फ्रेश ब्लीड भी शो कर रहा होता है। अगर ये रिपीटेडली ब्लीड होता रहेगा तो पेशेंट्स अनीमिक होना हो जाएगा, अनीमिया हो जाता है पेशेंट्स को। इसकी अगर ट्रीटमेंट की जाए तो ट्रीटमेंट में जब गैस्ट्रोएसोफेगल वाइसेस जिस पेशेंट्स में डेवलप हो जाते हैं तो उनको फ्लूइड रिससिटेट किया जाता है। नॉर्मल लाइन भी लार्ज बोर आई वी लाइन्स दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई कोगुलोपैथी हुई हुई है, लाइक विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई है, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी हो गई है, क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है, तो उसको रूल आउट किया जाना चाहिए। और रूल आउट करने के बाद लीवर कैंसर लाइक हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जब कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है तो उसको लीवर कैंसर कहा जाता है। ओके, तो कोगुलोपैथी को करेक्ट करना होता है, जिसमें ब्लड कंपोनेंट्स और ब्लडिंग फैक्टर्स जो हैं उनको करेक्ट करना होता है। इसमें विटामिन के एडमिनिस्टर किया जा रहा होता है, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दिया जा रहा होता है, प्लेटलेट्स दिए जा रहे होते हैं और रिकमेंडेड फैक्टर्स दिए जा रहे होते हैं, ताकि अगर कोई फैक्टर्स जिसके थ्रू कोगुलेशन होनी होती है, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो गई है या लीवर से सिंथेसिस नहीं हो रहा तो उसको आर्टिफिशियल दिया जा रहा होता है। राइट। इसके अलावा ट्रीटमेंट में फार्माकोलॉजिकल मेडिकेशन में क्या क्या दे सकते हैं, वेजोप्रेसन दे सकते हैं, निट्रोग्लाइसिन दे सकते हैं, ताकि जो पोर्टल पैसेज है, प्रेशर है, उसको कम किया जा सके। ऑक्ट्रोटाइड एसीटेट दे सकते हैं, यूज एज ए रिप्लेसमेंट फॉर वेजोप्रेसन, ये वेजोप्रेसन की रिप्लेसमेंट पे यूज़ हो रहा होता है। मेटोक्लोप्रामाइड दे सकते हैं, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दे सकते हैं जिसमें फिमेटोडिन, जिटाडिन, रेनिटाडिन है। पीपीआईज दे सकते हैं जिसमें मेप्राजोल, पेंटोपेराजोल हैं। बीटा ब्लॉकर्स आ सकते हैं और एंटीबायोटिक थेरेपी दे सकते हैं अगर पेशेंट्स इन्फेक्शन हुआ है या पेशेंट इन्फेक्टेड है। इसके अलावा इमरजेंसी ईजीडी करवा सकते हैं, ईजीडी जिसके अंदर एक एंडोस्कोप होती है और उससे ये पता चल जाता है कि ब्लीडिंग कहाँ से हो रही होती है। ओके, इसमें जो ईजीडी होती है इसके अंदर 3 पार्ट्स मेनली विजुलाइज किए जा रहे होते हैं, एग्जामिन किए जा रहे होते हैं, जिनके अंदर एसोफेगस आता है, स्टमक आता है और ड्यूटीनम आ रहा होता है। ठीक है, ये एक पेशेंट्स अगर ओपीडी के बेस पे भी आता है तो उसको इजीली ईजीडी करके कर भेजा जा सकता है। मैक्सिमम 30 मिनट्स दे रहा होता है। एक एंडोस्कोप होती है जिसके थ्रू ये परफॉर्म किया जाता है, ईजीडी। राइट। ओके, वेरी गुड। राइसल हेमरेज में अगेन बता दूंगा, नथिंग टू वरी। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है कि एक इंजेक्शन होता है स्क्लूराइजिंग सोल्यूशन का, वो इंसर्ट किया जाता है। उसके रिजल्ट में अगर कोई थ्रोम्बस बना हुआ है वेन के अंदर या हीमोस्टेसिस हुई हुई है तो उसको रूल आउट कर दिया जाता है। कहीं पे अगर ब्लीड हो रहा होता है तो वो भी कंफर्म आउट हो जाता है। ठीक है, ये लाइक ईजीडी का एक प्रोसीजर है जिसमें जो एंडोस्कोप होती है वो हम एसोफेगस, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक विजुलाइज कर सकते हैं। कहीं पे डायलिटेशन हुई हुई है, कहीं पे थ्रोमा बना हुआ है, क्लॉट बना हुआ है, कहीं से ब्लीड हो रहा है, तो उसको रूल आउट किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा एंडोस्कोपिक लाइगेशन ऑफ एसोफेगल वराइसेस, अगर एसोफेगल वराइसेस डेवलप हुए हुए हैं, ब्लीड कर रहे हैं, तो उसकी एंडोस्कोपिक लाइगेशन कर दी जाती है। ऊपर बैंड होता है वो चढ़ा दिया जाता है। सक्शनिंग एंड लाइगेशन ऑफ बेरिक्स कर दिया जाता है। एंडोस्कोपिक टेक्निक शो मोर्टेलिटी बेनिफिट्स। इसके अलावा कंपेयर टू मेडिकेशन, अगर मेडिकेशन देनी है, हो सकता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लीड कर जाए या कंट्रोल ना हो, तो आप एंडोस्कोपिक लाइगेशन भी करवा सकते हैं उस पेशेंट्स की। अगर हम एक कंपैरिजन करें जिसमें मेडिकेशन बेटर है या एंडोस्कोपिक या ईजीडी बेहतर है, तो फेल टू कंट्रोल एक्यूट ब्लीडिंग, जिसके अंदर अगर आप एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है, पेशेंट्स की आप ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसके लिए ईजीडी रिकमेंड कर दी जाती है रहता है कि आप मेडिकेशन का ट्रायल दें। इसके अलावा इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि मे रिजल्ट एन इंक्रीज इन वेनस प्रेशर अप्रॉक्सिमल टू एरिया ट्रीटेड।
जिस एरिया की ट्रीटमेंट हो रही होती है तो उसके प्रॉक्सिमल एरिया के अंदर वेनस प्रेशर बढ़ा देते हैं। बस इसके अलावा ये बेहतर है। ये गैस्ट्रोइसोफेगल वाइसेस के अंदर ये आपको डिफरेंट साइड्स दिखाई गई हैं कि अगर यहाँ से ब्लीड हो रहा है तो इसको सक्शन करने के बाद उसके ऊपर लाइगेशन कर दी जाती है। तो ये सर्टेन स्टेजेस होती हैं जिनके अंदर ये कंडीशंस हो रही होती हैं। और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ पे लाइगेशन काज करवा दी जाती है। साइट ऑफ ब्लीडिंग है, सबसे पहले साइट ऑफ ब्लीडिंग को आइडेंटिफाई करना होता है। उसके बाद लाइगेटर और वेरेक्स के दरमियान कंटेक्ट मिलाना होता है। देन सेक्शन अप्लाई करनी होती है ताकि जो वेरेक्स है उसको लाइगेटर के अंदर सक कर लिया जाए। जैसे ही सक होता है तो एक ओ शेप रिंग होता है, वो रिलीज करता है नेक ऑफ द वेरेक्स के ऊपर और उसको लाइगेट कर देता है। अगर ब्लीडिंग हो रही होती है तो हीमोस्टेसिस अचीव हो जाती है। ओके, इसके अलावा बैलून टेम्पोनेट ऑफ ब्राइसेस होता है जो कि वाइडली यूज बिफोर एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट। इसमें भी एक ब्लैक मोर ट्यूब होती है जो इंसर्ट कर दी जाती है। इसके अलावा लिंटन एचलेस ट्यूब होती है, ये पुराने दौर के अंदर यूज़ हो रही थी। इसमें गैस्ट्रिक ट्यूब होती है, इन्फ्लेट कर दी जाती है और हेल्ड अगेंस्ट द ब्राइसेस इन द फंडस। स्टोमा का ये पार्ट होता है फंडस, यहाँ पे उसको प्रेस करके रखा जाता है और कंप्रेस किया जाता है ताकि जो हीमोस्टेसिस है वो स्टॉप हो जाए या हीमोस्टेसिस हो जाए और जो ब्लड की फ्लो है उसको एक्यूट कर दिया जाता है। ये इस तरह करके ये एक आपको एक स्कोप देख रहे होंगे, इसमें ये जो बैलून टेम्पोनेड है इस तरह इसको ट्रीट किया जाता है। ह्यूमन ऑफ इन्फ्लेशन एसोफेगल बलून है, देन में मिडल में ल्यूमन फॉर गैस्ट्रिक एस्पायरेशन होती है और डाउन पे गैस्ट्रिक बलून होता है। ठीक है, ये इंसर्ट कर दिया जाता है एसोफेगल बलून की फॉर्म में और जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है वहाँ से वो उस बैलून में प्रेस करके रखना होता है। प्रेस करने के रिजल्ट में हीमोस्टेसिस हो जाती है या ब्लड जो फ्लो होती है उसको कंप्रोमाइज़ कर दिया जाता है। इसके अलावा ट्रांजैक्शन एंड अनास्टोमोसिस होती है। अगर कोई कोलेटरल चैनल बने हुए हैं तो उसकी अनास्टोमोसिस कर दी जाती है। सर्जरी होती है जिसमें पोर्टल प्रेशर को रिड्यूस कर दिया जाता है। तो केवल इसके अलावा मीजोकेवल स्प्लिनोरिनल और डिस्टल सप्लिनोरिनल शंट अगर बना दी जाती है ताकि ब्राइसिस से इन्वेट किया जा सके। ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसके अंदर ये आपको शो हो रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसजेगुलर इंट्राहेपेटिक फोटोसिस्टेमिक शंट जिसे टिप्स भी कहा जाता है, ये एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक स्टंट डाल दिया जाता है टू क्रिएट विद इन द लीवर इटसेल्फ। एक स्टंट डालने के बाद अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? हेमरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, स्टंट की माइग्रेशन हो सकती है, ये स्टीनोसिस हो सकती है, ये एक्यूट और क्रोनिक क्लिनिक काज कर सकता है या एट द एंड लीवर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा हम हेपेटिक इंसेफलोपैथी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेनस प्रेशर इंक्रीज़ करने से तो ब्लीडिंग इंक्रीज़ नहीं है बेटा, वेनस प्रेशर इंक्रीज़ नहीं होता, उसके अंदर वो ब्लड फ्लो जो कि जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा होता है उसकी बैक साइड के ऊपर आर्टरी को प्रेस कर दिया जाता है। ये ब्लड वेसल को प्रेस कर दिया जाता है, अगले एरिया के अंदर कोगुलेशन हो जाती है। ओके, वाइसल हेमरेज बेसिकली क्या होता है कि जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन होने के रिजल्ट में जो प्रेशर है वो पोर्टल हेपेटिक वेन के ऊपर डलता है। जब पोर्टल वेन के ऊपर प्रेशर डलेगा तो उसके रिजल्ट में ब्लड वेसल्स होती हैं ना जो इसोफेगस और स्टमक के अंदर पड़ी होती हैं वो डायलेट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही वो डायलेट होंगी तो एक टाइम आता है उनकी डायलिटेशन एबिलिटी कम होना शुरू हो जाती है और पोर्टल हाइपरटेंशन या प्रेशर इन द पोर्टल हेपेटिक वेन जितना ज़्यादा इंक्रीज़ होएगा तो वो जो ब्लड वेसल ऑलरेडी डायलेट हो चुकी थी, चाहे एसोफेगस के अंदर थी चाहे स्टमक के अंदर थी, तो वो रैप्चर होना शुरू हो जाती हैं। जब वो रैप्चर्स होती हैं तो उनको क्राइसिस कहा जाता है। अब ये जो लीवर की डिजीज़ होती है ये सिरोसिस होता है। इसको 4 स्टेज के अंदर ये ग्रेड किया जाता है जिसमें इसकी स्टेज 1 होती है उसके अंदर कोई क्राइसिस नहीं होती, कोई एसाइटिस नहीं होती। जो स्टेज 2 होती है उसके अंदर वराइसिस होती हैं लेकिन असाइटीज़ नहीं होती। लेकिन जो तीसरी स्टेज होती है उसके अंदर असाइटीज़ भी होती है, वराइसिस भी होती हैं। और जो स्टेज 4 होती है उसके अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है और साथ में असाइटीज़ होती है। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं लीवर सिरोसिस की, जिसके अंदर
ये डिवेल्प हो रही होती हैं। गॉट इट? ओके, आई थिंक इट्स एनफ फॉर यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी से कंटिन्यू करेंगे। हेपेटिक इंसेफ्लोपैथी क्या होती है? तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।